हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी फॉर एनडीए। इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं exam.com/12799 से। तो पहली चीज जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है रदरफोर्ड alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of A. electron, B. proton, C. nucleus and D. helium। तो हमें पता है कि जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया, जो उन्होंने अपने अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग के थ्रू पता किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, that is nucleus। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा an atom of carbon has 6 protons, its mass number is 12, how many neutrons are present in an atom of carbon। तो पहले हम इसे अपने सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। कार्बन जिसका मास नंबर क्या दिया हमें 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट इज द एटॉमिक नंबर, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6। तो हमें पता है कि हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ए, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट led to the discovery of electron. B. J.J. Thomson suggested that the nucleus of an atom contains protons. C. The atomic number of an element is same as the number of protons in the nucleus of its atom. And D. The mass number of an atom is equal to number of electrons in its shells. तो हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हमें ये पता है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उन्होंने उससे डिस्कवरी किया न्यूक्लियस का, ना कि इलेक्ट्रॉन का। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जे थॉमसन सजेस्टेड दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स। तो हमें पता है कि जो जे थॉमसन थे उन्होंने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में एक्सप्लेन किया, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा The atomic number of an element is same as the number of protons in the nucleus of its atom। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स शेल। तो हमें पता है कि जो हमारा मास नंबर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स द मोस्ट न्यूट्रॉन्स। तो हमें ये बताना है कि हमारी इनमें से किस स्पीशीज के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमारा फर्स्ट केस में मास नंबर क्या है 59, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज 26 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे 59 माइनस 26 दैट इज इक्वल टू 33। ऐसे जब हम कॉपर के केस में करेंगे तो हम क्या करेंगे 61 माइनस 29 दैट इज इक्वल टू 32। जिंक के केस में 61 माइनस 30 इक्वल टू 31 और जिंक 2 प्लस के केस में 60 माइनस 30 इक्वल टू 30। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन्स किस केस में आए? ए में, दैट इज 33। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए, आयरन 59, 26। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following pairs represents the isoelectronic ions? तो हमें पता है कि हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस वो होते हैं
जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो सबसे पहला है हमारा Na प्लस, तो हमें पता है कि इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे हमारा K प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है हमारा K प्लस, हमें पता है इसमें कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम 2 प्लस, इसमें हमारे कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम 2 प्लस, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम 2 प्लस, इसमें हो गए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। लास्ट ऑप्शन है हमारा कैल्शियम 2 प्लस, दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, एंड S2 माइनस, दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया डी, दैट इज कैल्शियम 2 प्लस एंड S2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय ए एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये गलत है, क्योंकि हमने आपको अभी ऊपर ही बताया कि जो हमारा मास नंबर होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है हमारा द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, ये गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें मास नंबर नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर बताते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया डी, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो हमें यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो हमें पता है कि जो हमारा क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 17। तो अब हम अपना रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। पहली शेल में आएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8, और लास्ट शेल में आएंगे हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2 8 7। तो हमारा पहला ऑप्शन 2 7 8 ये गलत हो गया। बी ऑप्शन हमारा 2 8 7 जो बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है हमारी रिटर्न कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन है हमारा 2 8 8, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन हो गया 7 8 9, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया बी 2 8 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ मोनोएटॉमिक स्पीशीज that has 18 electrons and a net charge of 2 minus has A the same number of electrons as a neutral argon atom, B more protons than electrons, C 2 unpaired electrons and D 20 protons। तो अब हमें ये पता है कि हमारी वो मोनोएटॉमिक स्पीशीज जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या होगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, बिल्कुल सेम वैसे होंगे जैसे एक न्यूट्रल आर्गन एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ न्यूट्रल आर्गन एटम। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कैन बी फाउंड इन इलेक्ट्रॉन्स, बी चार्जेस, सी न्यूक्लियस एंड डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हमें पता है कि जो हमारा एटम है उसका एंटायर मास कहाँ रिसाइड करता है, उसके न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस किससे बना है हमारा, न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से। हमारे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पर इलेक्ट्रॉन्स का मास हमारा इसके कंपैरिजन में बहुत लेस होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा एटम है उसका सारा का सारा मास हमारे न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C, that is nucleus। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 atoms are said to be isotopes if। आपको पता है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जब दो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो पर जिनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो। तो हमें अपनी इस डेफिनेशन को अपने ऑप्शंस में ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा
दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो हमने आपको यहाँ पे बताई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बी ऑप्शन क्या है? दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट। तो ये हमारे आइसोबार्स होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मोड्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय ए मैरी क्यूरी, बी पियरी क्यूरी, सी हेनरी बेक्वेरेल एंड डी जे थॉमसन। हमें पता है कि जो हमारा रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिनन था वो हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 में डिस्कवर किया था, जब वो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस ऑफ कंपाउंड्स देख रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी हेनरी बेक्वेरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन requires A. very high temperature and very high pressure, B. low temperature and high pressure, C. high temperature and low pressure, and D. very high temperature and no pressure। तो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें दो या उससे ज्यादा एटॉमिक न्यूक्लियर क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं और फ्यूज करके एक हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, मैटर जो है हमारा वो कंजर्व नहीं करता, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि कुछ मास जो है हमारा फ्यूजन के टाइम पे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्यूजन क्या होता है, वो प्रोसेस दैट पावर्स एक्टिव स्टार्स। सन जो होता है मेन सीक्वेंस स्टार होता है एंड ये जनरेट करता है एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम। इसमें क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके हीलियम को फॉर्म करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इज एसोसिएटेड विद द लार्जेस्ट चेंज इन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी हमारी ऐसी ट्रांजिशन है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है कि En क्या होता है, -1312 Z² बाय n²। और हमें पता है कि हमारा जो हाइड्रोजन है उसकी केस में क्या होता है, Z = 1। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला में अब क्या करेंगे, n को पहले 5 पुट करेंगे ऑप्शन ए के लिए, उसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, फिर हम n = 3 पुट करेंगे, उसकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम बी ऑप्शन के लिए करेंगे, फिर सी के लिए, फिर डी के लिए। तो फिर हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। और सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा कि हमारा जो ट्रांजिशन है n = 3 to 2 वो एसोसिएटेड है विद लार्ज चेंज इन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1312 Z हाइड्रोजन के केस में कितना है, 1। तो ये हो जाएगा 1/nf का स्क्वायर -1/ni का स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल वैल्यूज पुट करके हम एनर्जी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में हमें साइंटिस्ट दिए हैं, कॉलम 2 में हमें उनकी डिस्कवरीज दी हैं। तो हमें पता है कि जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने हमें प्रोटॉन्स के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि एक या उससे ज्यादा प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे ए का आंसर क्या हो गया, सेकंड। जो चैडविक थे उन्होंने हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया। तो हमारे बी का आंसर क्या हो जाएगा, 3। जे थॉमसन जो थे उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया। तो सी का आंसर हो जाएगा 4th। और जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने हमें एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया, पर इनकी जो थ्योरी थी वो अपोज करती थी हमारी लेटर डेवलप्ड
थ्योरीज के बारे में कि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है, पर जो डाल्टन थे वो कहते थे कि एटम जो है अनकटेबल है या अनडिविजिबल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो अब हमें आंसर मिल गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए। बी हमारा रॉन्ग हो गया, सी भी मैच नहीं करता, डी भी मैच नहीं करता, तो हमारा ए के आंसर मैच किया जो है ए। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज कैन बी इंक्रीज्ड बाय ए इंक्रीजिंग द करंट इन द फिलामेंट, बी डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, सी decreasing the current in the filament, and D increasing the potential difference between cathode and anode। तो हमें पता है कि जो हमारी पेनिट्रेशन पावर है उसमें अगर हम करंट को इंक्रीज करें तो उससे सिर्फ हमारी जो एक्सरेज है उनका रेट इंक्रीज करेगा या उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज होगा। पर अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी एक्सरेज की पेनिट्रेशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो हमें अपनी पेनिट्रेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड द एनोड। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के बीच में इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारी एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर का प्रोबेबिलिटी जो है वो उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिट्स रेडिएशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो हमें अब ये बताना है कि हमारी वो कौन सी ट्रांजिशन है जिसमें जो रेडिएशन निकलेगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होगी। तो हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, न्यू बार इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो न्यू बार है वो क्या है हमारा, इक्वल टू 1/λ। तो यहाँ से हम न्यू बार की वैल्यू निकालेंगे। जैसे जैसे न्यू बार की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू जो है हमारी वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम हमारी इनिशियल वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे हम फाइनल वैल्यू रख देंगे और यहाँ से हम न्यू बार की वैल्यू कैलकुलेट करके उसका इन्वर्स करेंगे तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। तो सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नियोन 20, Na+23, F-19 एंड मैग्नीशियम 2+24। तो अब हम इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट है, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो हमें पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, ये वो एटम्स हैं या वो स्पीशीज हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है पर इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, दे आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। तो हमें पता है कि आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो पर डिफरेंट मास नंबर हो। तो हमें पता है कि नियोन का हमारा 10 होता है, सोडियम का हमारा 11 होता है एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 9, मैग्नीशियम का होता है 12। तो यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर सबका आपस में डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी जो है वो रॉन्ग हो गया। अब है हमारा, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। तो यहाँ पे हम इसके इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं कि नहीं। तो नियोन के हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम का हमारे पास 11 - 1 10 हो जाएंगे, फ्लोराइड आयन का हमारे पास 9 + 1 = 10 हो जाएंगे, मैग्नीशियम का हमारा 12 - 2 = 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो सेम आएगा, दैट इज 1s2 2s2 2p6। तो ये सब क्या हो गई, सेम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, दैट इज दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड। पहला है isotopes atoms with same atomic number but different atomic mass, isobars atom with same number of neutrons but different atomic number, C isotone atoms with same mass number but different atomic number। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है isotopes atoms with the same atomic number but different atomic mass, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइसोबार्स एटम विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। आइसोटोम एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हो। तो पहला ऑप्शन है ए 1, 2 एंड 3, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी क्या है, ओनली 1, so दिस इज रॉन्ग। सी क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा आंसर है जो कि करेक्ट है। डी क्या है, ओनली 2, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियस ऑफ अ सिंगली आयनाइज्ड कार्बन एटम कंटेन्स 6 protons and 6 neutrons, 5 protons and 6 neutrons, 6 protons, 6 neutron and 6 electrons, 5 protons, 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है कि अगर हमारी कोई भी स्पीशीज आयनाइज करती है तो उसमें चेंज किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, पर जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमारे सेम ही रहेंगे। तो हमारा जो कार्बन है वो एक्चुअल में क्या होता है 12C6। अब इसमें अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन या वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो चेंज सिर्फ उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आएगा, पर हमारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम रहेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं 6, और जो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी कितने हैं 6। तो हमारे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है। ऑप्शन ए क्या है, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है 5 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो हमने पहले ही बताया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चेंज जो आएगा वो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि अब हमारी जो स्पीशीज है वो आयनाइज्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 12 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो टोटली गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो हमें पता है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हमें पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो यस, ये हमारा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। सी क्या है, नंबर ऑफ आयंस, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। और डी क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और आयंस इज more than the atomic number of the element, less than the atomic number of the element, more than the number of electrons in the atom, less than the number of electrons in the atom। अब हमें पता है कि जो हमारी न्यूट्रल एटम होता है या कोई न्यूट्रल स्पीशीज है उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। पर जो हमारी नेगेटिवली चार्ज एटम है उसमें क्या होगा कि क्योंकि हमारी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है तो उसमें हमारी जो स्पीशीज है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे इंक्रीज कर गए पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो पहले जितने ही रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो ग्रेटर हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। तो इसका मतलब क्या है हमारा कि देयर आर लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
and more number of electrons. तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं अब हम. A है more than the atomic number of element, ये wrong हो जाएगा. B है less than the atomic number of element, ये भी wrong हो जाएगा. more than the number of electrons in the atom, ये भी wrong हो जाएगा. D है less than the number of electrons in the atom, तो ये करेक्ट है. हमारे जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो इलेक्ट्रॉन से लेस हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, अ स्टेबल न्यूक्लियस विद द A less than 10 has exactly the same number of neutrons and protons, B more neutrons than protons, no neutrons, no protons. अब हमें पता है कि जो हमारी कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल टू हो जाएंगे नंबर ऑफ हमारे न्यूट्रॉन्स की. तो किसी भी स्पीशीज को स्टेबल होने के लिए उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए. अब हमारी कोई भी स्पीशीज जो है जिनका एटॉमिक नंबर 20 तक है उसमें क्या अप्लाई होता है कि जो हमारा n/z है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, जहाँ पे n जो है हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और z जो है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनका जो रेशियो है वो 1 आए. तो इसमें हम अपना करेक्ट आंसर देखते हैं. A है एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो ये करेक्ट हो गया. मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, ये रॉन्ग हो गया. C नो न्यूट्रॉन्स, ये रॉन्ग हो गया. D नो प्रोटॉन्स, ये भी रॉन्ग हो गया. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statements is correct? A only electrons reside inside the nucleus of an atom. B both electrons and protons reside inside the nucleus of an atom. C only neutrons reside inside the nucleus of an atom. And D both protons and neutrons can reside inside the nucleus of an atom. तो अब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो ऑर्बिट है वहां पे होते हैं, ना कि न्यूक्लियस के अंदर. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. तो हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. C है ओनली न्यूट्रॉन्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये भी रॉन्ग हो गया. D है बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. तो हमारा आंसर क्या आ गया, D. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम 2713 इज. तो इसको पहले हम अपने सिंपल नोटेशन में लिख लेते हैं. X A Z, हमें पता है कि जो हमारा मास नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ पे हमारा मास नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 27. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल, दैट इज 13, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे, 27 माइनस 13 इक्वल टू 14. तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. तो हमें पता है कि मॉडरेटर क्या करते हैं, वो हमारे जो है न्यूट्रॉन्स को, उनकी स्पीड को स्लो करते हैं, क्योंकि जितना उनका स्पीड स्लो होगा उतना इजीली वो यूरेनियम 235 के साथ रिएक्ट करेगा और हमारी जो चेन रिएक्शन है उसको फर्दर कंटिन्यू करेगा. तो क्या होता है कि जो हमारे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडरेटर के साथ कोलाइड करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज करते हैं और इससे क्या होता है कि वो स्पीड में जो है वो स्लो हो जाते हैं, तो इजीली वो चेन रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं. तो हमें एक ऐसा मॉडरेटर चाहिए जो हमारे न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करे. तो हमें पता है कि जो हमारा D2O है, दैट इज हैवी वाटर, उसको हम यूज करेंगे एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर. तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स इज और आर करेक्ट. तो पहला है हमारा, आइसोटॉप्स हैव
सेम मास नंबर, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो पर मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो। नेक्स्ट है हमारा आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि आइसोबार्स का क्या होता है, मास नंबर सेम होता है पर एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ओनली फर्स्ट दैट इज रॉन्ग, ओनली सेकंड रॉन्ग, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग, नाइदर फर्स्ट नो सेकंड, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? द फोर्स बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज A. charge dependent, B. strong and highly repulsive, C. a central force and D. charge independent। तो हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, वो हमेशा सेम मैग्नीट्यूड का रहता है, मतलब उसके ऊपर किसी भी चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, that is the nuclear force binding the nucleons inside the nucleus is independent of charge। next question है हमारा, the oxide of which of the following elements is used as a coolant? कूलेंट का यूज हम करते हैं ताकि हम इजीली जो है अपने सब्सटेंस को कूल कर पाए। तो हमारा ऑप्शंस हैं ए सिलिकॉन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन एंड डी फॉस्फोरस। तो हमें पता है कि जो हमारा कार्बन होता है उसका हम अगर CO2 ले लें, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ कूलेंट, क्योंकि इसका टेम्परेचर होता है अराउंड -78.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं कूलिंग के लिए, और इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं यूजिंग द ग्लव्स। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। Thank you.